Hello students, how are you all? In the last lecture, we have solved the in-text questions and examples of chapter 9 of class 9 science, that is force and laws of motion. We have completed the in-text question of the first page, then we have completed the example 9.1, 9.2, 9.3 and 9.4. So now moving on to the example 9.5. Let us start. The velocity time graph of a ball of mass 20 gram moving along a straight line on a table is given in the figure 9.9. The velocity time graph of a ball of mass. So here it is example 9.5 and the ball of mass, that is 20 gram. The unit of mass is kg. So it will be 20 divided by 1000 kg, and that will be equals to 0.020 or 0.02 kg. Clear? So here it is the and the velocity time graph. The velocity time graph of a ball is given. So here it is a velocity time graph. So the velocity is given 5 meter per second, 10 centimeter per second, 5 centimeter per second, 10 centimeter per second, 15, 20, 25. So here it is 5, 10, 15, 20, and here it will be 25. 5 centimeter per second, 10 centimeter per second, 15, 20 centimeter per second, 20 centimeter per second, 25 centimeter per second, and here it is velocity in centimeter per second. Clear? And the below one is time. Time is 1 second, 2 second, 3 second, 4 second. Clear? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Here it is time given in seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So the velocity time graph is such that it is given from 20 मीटर पर सेकेंड टू 0 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स. सो 20 से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का. क्लियर? सो हियर इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड एंड v इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि यहाँ पे ये स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा? 0. यहाँ पे स्पीड कितनी है? 20 एंड v इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड. और यहाँ पे टाइम कितना लगा? द टाइम लग रहा है 10 सेकेंड्स. सो हियर इट इज ऑन द टाइम एक्सिस. तो एक्स एक्सिस पे जो टाइम दिया गया है वहां पे कितना टाइम लग रहा है बेटा? 10 सेकेंड्स. सो वी हैव टू फाइंड दैट हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट्स ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू द रेस्ट. कि कितना फोर्स लग रहा है बेटा. यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है दैट F is equals to ma, but we do not have acceleration, so we will use the formula for acceleration, that is v minus u upon t. So F is equals to mass is 0.02 into v is 0, u is 20 and time is 10. So F is equals to 0.02 into minus 20 by 10. 0 minus 20, that is minus 20, 0 0 cut. F is equals to minus 0.04. 2 into 2 4 पॉइंट के हिसाब से लगेगा. आगे माइनस साइन आया, that is Newton. And what does this minus sign indicates? That the force applied on the ball is on the opposite direction. कि बॉल अगर रोल होते हुए आ रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. सो एंड सो इट इज माइनस. इट मीन्स दैट इट इज ऑपोजिंग द मोशन ऑफ द बॉल. तो इसीलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगा तब हम इस तरीके से उसे कर सकते हैं. सो इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड एंड द टाइम टेकन हियर इज 20. यहां पे खास करके आपको ध्यान क्या देना था? दैट मास इज गिवन इन 20. सॉरी, हियर इट वोंट बी न्यूटन. यहाँ पे न्यूटन नहीं होगा. Why? Because the initial velocity is not in मीटर पर सेकेंड, it is in सेंटीमीटर पर सेकेंड. कितना दिया बेटा? सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे अगर हम सेंटीमीटर पर सेकेंड वाला वैल्यू यूज करें, u इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वो कितना हो जाएगा? 20 divided by 100 meter per second. So it will also be equals to 0.02
0.2, इट विल बी इक्वल्स टू 0.2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 0.2 मीटर पर सेकेंड में लगाओ तो यहाँ पे आंसर हमें मिलेगा बेटा। सो ये द फाइनल आंसर वी विल गेट इज 0.4 की जगह हमें आंसर मिलेगा 0.004 न्यूटन। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 0.0004 न्यूटन, क्योंकि डिवाइड बाय 100 करना हम भूल गए थे, तो हमारा जो 0.04 आया था डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.004 न्यूटन। तो हमें खास करके यही चीज करनी है कि हर बार जो हमारे यूनिट है ना बेटा, दिस यूनिट्स, वो हमेशा हमें स्टैंडर्ड ही रखने हैं कि ग्राम दिया है तो केजी में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर पर सेकंड है तो उसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। तो अगर इसमें हम कोई गलती करेंगे, इफ देयर इज अ मिस्टेक इन दिस यूनिट्स, तो हमारा फाइनल आंसर सही नहीं आएगा। तो पहले हमारा क्या आ रहा था, 0.04 आ रहा था, नाउ इट इज करेक्ट आंसर इज 0.004 न्यूटन। व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट यूज द यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो हमें दिया गया दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड, यू है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो वहां पे जीरो का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखो या मीटर पर सेकेंड। सो स्टैंडर्ड यूनिट जब तक आपके पास नहीं होंगे बेटा, अप टिल दैट वी वॉन्ट बी एबल टू फाइंड द करेक्ट आंसर। तो ये चीज हमें ध्यान में देनी है। नाउ द in-text questions on page number 126 and 127 वो हमारे सिलेबस से बेटा कट आउट है, बिकॉज दैट इज एक्सक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ GSAB 2020। नाउ मूविंग डायरेक्टली ऑन टू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provided a reason. तो इसका देखो हल्का सा सिंपल सा क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग हो रहा है, इफ दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो ऐसा कभी पॉसिबल है कि उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, फिर भी उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, फिर भी वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में जब हमने फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर पढ़ा, तब मैंने एक चीज आपको सिखाई थी, एंड दैट थिंग वाज कि हम कोई बॉल थ्रो कर रहे हैं इन द स्पेस, हम अर्थ पे नहीं है, अर्थ पे बहुत सारा रेजिस्टेंस है, ग्रेविटी है, सरफेस के साथ कांटेक्ट फ्रिक्शन है, एज वेल एज एयर का फ्रिक्शन है, तो बहुत तरीके के फोर्स हैं वो हमें अपोज कर रहे हैं। बट इफ वी आर इन द स्पेस, तो एयर नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, नथिंग इज देयर। सो जब अगर वहां पे हम कोई बॉल को थ्रो करेंगे बेटा, देन दैट बॉल विल कंटिन्यूअसली मूव एट द कांस्टेंट स्पीड। एक बार आपके हाथ से छूट गया तब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। सो when you have released the ball, after releasing the ball, force acting on the ball is 0 Newton, even though the force is maintaining its motion. So it is quite possible that even the unbalanced force is 0, then also the object is moving with that some non-zero velocity, कि उसकी velocity 0 नहीं है, कोई ना कोई velocity से move कर रहा है। क्लियर? तो आप ये डिटेल में आप लिख सकते हो, और आपको तो इस बार पहले से ही मैंने सॉल्यूशंस भेज दिए हैं। क्लियर? Now moving on to the question number 2. When a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. Explain कि जब भी कोई कारपेट को, कि कारपेट यानी कोई भी चीज नीचे जो हम पोछा नीचे लगाते हैं तो पैर वैर साफ करते हैं, वो आप ले सकते हो। कारपेट मतलब जनरली बिछाते, घर के बीच में हॉल में जो बिछाते हैं उसके ऊपर बैठने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो उस कारपेट को बेटा जब हम बीट करते हैं कि कोई भी लकड़ी से उसको ये धबेड़ दिया, लगा दिया, तो उसमें से मिट्टी निकलती है ना, तो डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। वाई? बिकॉज देखो ये कारपेट है, कारपेट में डस्ट पार्टिकल और कारपेट अभी दोनों मोशन में है। मोशन में है क्या? खाक मोशन में, दोनों स्टेडी स्टेट है। क्या बोलते हैं इसे? स्टेडी स्टेट। क्लियर? वो रेस्ट पे है। तो अगर इसके ऊपर हम कोई लकड़ी से मारेंगे तो कारपेट का मोशन चेंज होगा, बट द डस्ट पार्टिकल विल स्टिल रिमेन इन रेस्ट। इसीलिए जब कारपेट मूव करेगी तो डस्ट पार्टिकल बाहर निकलते हैं। क्लियर? सो बिकॉज ऑफ द इनर्शिया द डस्ट पार्टिकल मेंटेन इट्स पोजीशन, और उसकी पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं, इसीलिए वो कारपेट से बाहर निकल आते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3. Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus while on
बस विथ ए रोप, कि फॉर एग्जाम्पल कोई बस आप देख लो, है ना, कि ये बस है हमारे लिए, भाई मेरी बस तो ऐसी ही होती है, क्लियर। और यहाँ पे हमने एक बैग रखा हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने एक बैग रखा हुआ है, ये बस हम जा रहे हैं, यहाँ पे खिड़की पे कौन बैठा है, पार्थ बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, पार्थ बैठा हुआ है। उसने अपना बैग यहाँ पे रखा है, लेकिन उसको क्या करते हैं, वो रस्सी से बांध के रखेगा अपना ये जो बैग है, उसको कहाँ पे ऐसे नीचे बांध के रखेगा, रस्सी से उसको बांधा हुआ है। वाई, बिकॉज जब भी कोई बस है, बस इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी, तो ये जो है बिकॉज ऑफ इनर्शिया पीछे की तरफ बंद करेगा। हमारा खुद का समझ लो ना, कि जब बस आगे बढ़ती है तो हम भी पीछे झुक जाते हैं, एंड वी आर द लिविंग बीइंग। हम तो वापस अपना इनर्शिया मेंटेन करने के लिए हम मोशन थोड़ा सा करेंगे, हम वापस हिलेंगे आगे की तरफ, समझ में आया। लेकिन इसका कोई इनर्शिया नहीं, ऐसा नहीं है ना कि वो खुद से कर सकता है। तो अगर यहां से जोर से झटका लगा तो बैग तो पीछे चला जाएगा। हमारा पार्थ भाई जो है बेचारा, वो बिना बैग का हो जाएगा, कल सुबह उठ के कपड़े कैसे पहनेगा, ऐसे ही थोड़ी घूमेगा। तो इसीलिए वो पीछे ना गिर जाए, इसीलिए उसे हम रस्सी से बांध के रखेंगे, क्लियर। सो बिकॉज ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से पीछे ना गिर जाए जब बस कोई आगे आ जाती है तब, तो इसीलिए उसको रस्सी से बांध के रखना बहुत ही जरूरी है। सो टाई इट विथ ए रोप। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। A batsman hits a cricket ball. A batsman hits a cricket ball which then rolls on a ground level after covering a short distance. The balls come to the rest. The ball slows to a stop because क्रिकेट बॉल मारेगा, कोहली खेल रहा है, मस्त कवर ड्राइव लगाया है ना। कवर ड्राइव यानी दो फील्डर के बीच में से लेग की तरफ नहीं, दूसरे सामने की तरफ लगाते, उसे कवर ड्राइव कहते हैं। तो वहाँ से मस्त फोर लगाई, तो वहाँ से वो बॉल ग्राउंड को टच होते होते धीरे धीरे बाउंड्री तक आता है, तो थोड़ा स्लो हो जाता है, और बाउंड्री के बाहर जाके एक बार रुक भी जाता है। ऐसा तो नहीं है कि चलता ही जाएगा। क्यों, वाई? ऑप्शन 1, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। उसने तो जोर से मारा था, तब तक तो बाउंड्री पे गया, वरना तो नहीं जाता। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। समझ में ही नहीं आया कुछ। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल ऑपोजिंग द मोशन। और बॉल रुका क्यों रुका? क्योंकि वो फ्रिक्शन लग रहा है, ग्राउंड का फ्रिक्शन लग रहा है, क्यों कांटेक्ट में है तो ग्राउंड उसको रोकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ा था ना हमने, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो बॉल रोल हो रहा है तो देयर इज अ रोलिंग फ्रिक्शन। बीच में एयर है तो एयर का भी फ्रिक्शन है, सो देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, सो देयर इज अ समवॉट फोर्स opposing the motion of a ball. So option 3, there is a force on the ball opposing the motion and that force is known as frictional force. Clear? तो वहां पे कोई ऐसा फोर्स है तो हम ऑप्शन सी आराम से टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सक्लूडेड, नहीं करना है, आप फ्री हो उससे। क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं करना है। नाउ मूविंग ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में ट्रेन है, ट्रेन का मास कितना है जल्दी से करो। उसके पीछे वैगन्स लगे हुए, ईच वैगन का मास कितना है 2000 kg। टोटल नंबर ऑफ वैगन्स कितना है? तो टोटल नंबर ऑफ 5 वैगन्स है। तो टोटल ट्रेन का इंजन के साथ टोटल मास कितना होता है ढूंढो तो भाई। टोटल मास कितना होता है ढूंढो जल्दी से। ट्रेन का टोटल मास कितना है जल्दी से यहां पे ढूंढो। तो एक इंजन है और उसके साथ क्या है बेटा, छोटे छोटे 5 वैगन हैं। क्लियर? सो ये बन गई हमारी ट्रेन। इंजन का मास कितना है 8000, वैगन का मास 2000। कितना है बेटा? ईच वैगन हैज ए मास ऑफ 2000। तो टोटल मास कितना होगा? टोटल मास होगा 8000 प्लस 2000, ये टोटल 5 से है तो टोटल विल बी 18000 kg। सो टोटल मास इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ ट्रेन, इसीलिए MT लिखता हूं, मास ऑफ ट्रेन, क्योंकि दिस इज मास ऑफ इंजन एंड दिस इज मास ऑफ वैगन। तो यहां पे टोटल मास हो रहा है 18000 kg। इफ इंजन एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 40000 न्यूटन, तो इंजन कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन, इसीलिए इंजन का E लिखा है। कितना फोर्स एक्सर्ट करता है? 40000 न्यूटन। एंड
ट्रैक्स कि उसके जो यहाँ पे ट्रैक्स रहेंगे बेटा, ये ट्रैक्स उसका फ्रिक्शनल फोर्स, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है 5000 न्यूटन, 5000 न्यूटन। तो टोटल फोर्स कितना होगा बेटा, यहां पे हम देखते हैं द टोटल फोर्स और नेट फोर्स या तो टोटल फोर्स हम लिखते हैं Fn या तो फिर Ft, आप जो लिखना चाहे Fn। सो दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन माइनस फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रैक्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो टोटल कितना फोर्स इंजन लगा रहा है 40,000 न्यूटन, लेकिन ट्रैक्स उसमें से 5,000 कम कर देता है, सो दैट विल बी 35,000 न्यूटन। ट्रेन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स 35,000 है ना, कि भाई हम ब्रेक, समझ लो कि आपने साइकिल चला रहे हो लेकिन हल्का सा ब्रेक लगाए हो, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, तो साइकिल चलेगी लेकिन आपको पेडलिंग करने में थोड़ा सा ज्यादा फोर्स चाहिए। क्यों? बिकॉज आप जितना भी फोर्स लगाते हो उसमें से थोड़ा सा माइनस कर देता है कौन, ब्रेक्स। क्लियर? तो आप जितना फोर्स लगाते हो उतनी स्पीड से साइकिल नहीं चल पाती है। सिमिलरली इंजन तो 40,000 लगा रहा है, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय द ट्रैक्स इज 5,000, सो द एक्चुअल फोर्स ऑन द ट्रेन इज 35,000 न्यूटन। क्लियर? देन कैलकुलेट। अच्छा, तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। सो हियर इट इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये आंसर मिल गया हमें 35,000 न्यूटन। नाउ बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू ma। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा F अपॉन m। व्हाट इज द फोर्स, दैट इज 35,000, क्योंकि नेट फोर्स ही हम गिनेंगे ना। एंड मास ऑफ ट्रेन, टोटल मास ऑफ द ट्रेन इज 18,000, दैट इज 18,000। तो 0 0 0 0 0 कट, दैट विल बी इक्वल्स टू 35 अपॉन 18, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 35 by 18, दैट इज 1.980, दैट इज 1.94 समथिंग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेना, एक बार देख लेना सही किया है कि नहीं किया है ना। सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। ये ध्यान से देखना भाई, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। तो यहां पे ट्रेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, इसका टोटल फोर्स कितना लग रहा है, इसके ऊपर कितना लग रहा है, वो हमें चेक करना है। क्लियर? सो नाउ हम क्या करेंगे, चलो साथ साथ लिखेंगे कि टोटल पीछे का मास कितना होता है। यहां पे पीछे का मास क्या होता है, 4 वैगन है, सो दैट इज 8,000 kg। क्लियर? सो यहां पे 8,000 kg लिया है, तो हमें मास जो होता है ना, मास आपको लेना है 8,000 kg। हमारा एक्सेलरेशन तो आपको पता है 1.94, आपको ए पता है, आपको मास पता है, तो आपको फोर्स मिल जाना चाहिए। दैट फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 दैट विल बी इक्वल्स टू ma, और मास कितना है 8,000। क्यों? क्योंकि वैगन 2 सिर्फ अकेला नहीं है, पीछे इतना सारा है, तो इसको खींचना पड़ेगा ना वैगन 1 को। सो 8,000 इंटू एक्सेलरेशन में ये लेता हूं 35 by 18, तो आपको कट करने में थोड़ी आसानी रहेगी। 2 से तो 2 से कट तो कर पाओगे, 2 9 सा 2 4,000 सा। क्लियर? सो 4,000 इंटू 35, सो 35 इंटू 4,000 दैट इज 120 140, और पीछे 3 zeros आ जाएंगे। क्लियर? सो 4,000 इंटू 35, ओके फाइन, एंड डिवाइड बाय 9 करेंगे, तो 9 डिवाइड करोगे तो आपको फोर्स में 140,000 डिवाइड बाय 9 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 150, दैट इज 4 1 then 50 यानी 5 again 50 5 1 5 5 5 1555.55 न्यूटन, 1555.55 न्यूटन, that is 55155, ओके 1555.55 न्यूटन आपको फोर्स लगेगा बेटा, इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है इतना?
Sure. So this much amount of force is required by wagon 1 to move the second wagon. Question number 8. An automobile vehicle has a mass of 1500 kg. What must be the force of an between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहां पे हमें मास दिया गया है बेटा और एक्सेलरेशन दिया है, बट द मेन थिंग इज द एक्सेलरेशन इज गिवन द नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो आपको ए का वैल्यू क्या लेना है बेटा? आपको ए का वैल्यू लेना है माइनस में. ए का वैल्यू किस में लेना है बेटा? माइनस में. तो ए इज इक्वल मास इज इक्वल्स टू 1500 kg and acceleration is equals to A is equals to 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यूनिट तो स्टैंडर्ड है लेकिन क्या दिया है? नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो A is equals to minus 1.7, F is equals to MA, M is equals to 1500 into 1.7. तो यहाँ पे हम पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 10. 0 0 कट हो जाएगा. तो 15 इंटू 17 हम करेंगे तो कितना मिलेगा? 2550 माइनस 2550 न्यूटन फोर्स. लेकिन कौन सा? माइनस में, क्योंकि दिस इज माइनस 1.7. क्लियर? तो माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? वापस बता रहा हूं, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए मोशन. व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड मूविंग विथ ए वेलोसिटी v? मोमेंटम का फॉर्मूला p is equals to mv. So this is the answer, mv. Option number D. Option D is the correct answer. Question number 10 is excluded from GSEB 2020. Question number 11 is excluded from GSEB 2020. Question number 12, question number 13, question number 14, question number 15, question number 16, question number 17 and question number 18. All of them are excluded by the Gujarat government for GSEB 2020 exams up till now. Clear? अगर इसमें कोई चेंजेस होता है तो हम वापस लेक्चर्स बना देंगे, वापस सॉल्यूशन करेंगे, बट अप टिल नाउ आप फ्री हो इस झंझट से. सो ये सारी एक्सरसाइज आप अच्छे से एक बार सॉल्व करो. कीप इट अप. इसमें जितना जो लिखा है वो लिख दो. आपको पहले से सॉल्यूशन मिल चुका है, उसमें से एक बार देखो, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते रहो. जब भी बोर्ड में समझाता हूँ पहले ध्यान देना है तो ध्यान दे दो, लिखना है साथ साथ में लिखते रहो. इट इज़ अप टू यू बेटा. कीप वेल, प्रैक्टिस वेल, मे योर हेल्थ वेल्थ इंक्रीजेज. थैंक यू वेरी मच.